हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। और हम शुरू कर चुके हैं अपने पार्ट 5 ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So number one, what are global enterprises? So global enterprises or multinational companies are the companies which has their business in more than one country. More than one country. Multinational in more than one nation. ठीक है, अब इनका सबसे कुछ खास बातें आप लोगों से बता दिया जाता है। पहले Number one, these are huge companies. These are companies with oligopolistic powers. Now, oligopoly होती क्या है? वैसी इंडस्ट्रीज जिसमें जब कोई बड़ा प्लेयर एंटर करता है उस पूरी इंडस्ट्री में एक तरीके का प्रीडोमिनेंट पोजीशन वो ले ले, ऑलिगोपोलिस्टिक पावर्स। सेकेंडली they have a huge amount of money and resources at their disposal. काफी ज्यादा पैसा, काफी ज्यादा रिसोर्सेज होंगे इनके पास, और ये इस मामले में बाकी किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेयर से बहुत बड़ी होती है। देन वी हैव अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। इनके जैसा टेक्नोलॉजी हो पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। बहुत हाईली एडवांस्ड कंपनीज, ओके, द टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स ऑफ द प्लेस वो इन कंपनियों में काम करते हैं। मतलब जो होगा बेस्ट होगा, तभी तो कॉमन सेंस, तभी तो इतने बड़े लेवल पे खेल रही हैं, तभी तो एक से ज्यादा नेशंस इन पर फेथ कर पा रहे हैं। These are some features of multinational companies. हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। देखो, नंबर वन जो अभी हमने कहा, जायंट साइजेस। ओके, जायंट साइजेस, एक सेकेंड। ओके, सो फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो giant sizes. The assets turnover of the several multinational companies are pretty large. जैसा हमने कहा, काफी ज्यादा पैसा, काफी ज्यादा एरिया ऑफ वर्क, काफी बड़ा ऑपरेशन साइकिल, एमएनसीज का ये सबसे पहला पॉइंट। नंबर टू, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये इजी है समझना। भले ही एमएनसीज देश भर में, दुनिया भर में बहुत जगह पर अपना ब्रांचेस खोल के रखी है, वो इंडिया में भी होंगी, इटली में भी होगी, वो अमेरिका में भी होगी, अर्जेंटीना में भी होगी, मगर they all will be controlled by one place, and that one place is known as their headquarters. HQ भी हम उसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, headquarters. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन इंडियन कंपनी जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ऑब्वियसली नॉट फॉर ओनली इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। अब वो कंपनी कहीं पर भी अपना ऑपरेशन स्टैब्लिश करे दुनिया भर में, बट उसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन हेड जो होगा वो कंट्रोल कहां से होगा? तो मुंबई से ही होगा, अपने हेडक्वार्टर से ही होगा। ओके, नंबर थ्री वी हैव इंटरनेशनल ऑपरेशंस। नाउ एज वी नो कि इन लोगों का ऑपरेशंस, इन एमएनसीज का ऑपरेशंस मोर देन वन कंट्री के अंदर होता है। प्रोडक्शन हो सकता है, असेंबलिंग हो सकती है, अपने सर्विसेज वो दे सकते हैं, मगर वो होगा कितना? एक से ज्यादा नेशंस के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव, वही जो हमने ओलिगोपोली पावर कही थी, ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स के बारे में बात की थी, कि जिस भी बिजनेस में ये घुसेंगे ये ऑटोमेटिकली प्रीडोमिनेंट पोजीशन में घुसेंगे। व्हाई? बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। दे हैव अ ग्रेटर टच विद द ऑडियंस। इनके पास ऐसा खर्च करने के लिए भी ज्यादा पैसा होता है डिस्पोजल पे। दैट्स व्हाई दे ऑब्टेन अ वेरी प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। ओके, अब इससे आसान हो जाएगा हमें समझने के लिए और भी कुछ जो फीचर्स हैं इसके, जो कि है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, जो हम लोग बार बार कहते आए, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। मतलब कि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेडेड अपर्चर सिस्टम्स विद देम। अगर हम बात करेंगे किसी एमएनसी की, तो वो छोटे लेवल पर काम तो कर नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं किस पे? इंटरनेशनल लेवल पे। वो एक देश, एक स्टेट में काम तो कर नहीं रहे, वो दुनिया भर के कई देशों में काम कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर हैविंग अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाइक नो वन एल्स। They are having such a kind of technological upgradation which no one has. उनके पास बेस्ट मशीनरीज होंगी, उनके पास लेटेस्ट सिस्टम्स होंगे, उनके पास ये रिसर्च होगा व्हाट इज द बेस्ट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल। और ये कौन करेगा? ये एमएनसी के वो बड़े बड़े एजुकेटेड एम्प्लॉयज करते हैं।
देन वी हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यही जो हमारा पॉइंट था उसी का आगे का प्रोपोर्शन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली व्हेन अ कंपनी ग्रोज अप टिल सच अ स्टैचर, वो इस स्टैचर तक पहुंच पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एप्ट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली इतना ज्यादा पैसा, इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतनी ज्यादा ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यू वुड बी रिक्वायरिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट फोर्स, विच मीन्स MNCs हैव a great workforce which is very very professional. And the last is international markets. अब ये तो समझना भैया इजी है क्योंकि हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं, that with vast resources and super marketing expertise, a multinational company or MNC can have an easy access to all the international markets. ओके, नाउ हम अपने अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, बट उसके पहले आप लोगों को बताना चाहूँ, देखो BST में हमने एक बात शुरू से कह रखी है, जो चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं हमेशा उनका डिमेरिट याद रखो, और जो चीजें सुनने में खराब लगती हैं उनका मेरिट याद रखो। हो सकता है कि ये रिवर्स इमोशन आपको आंसर्स लिखने में एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे, आपको अच्छा हेल्प करे। इसीलिए अब MNC सुनने में तो बड़े बढ़िया लग रहा है भाई कि किसी बाहर की देश के कोई कंपनी आएगी, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी, इतना टेक्नोलॉजी लाएगी, इतने पैसे लाएगी, इतने रिसोर्सेज खर्चा करेगी, हमारे लोगों को जॉब देगी। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मगर अब इसका रिवर्स इमोशन पे चलते हैं। MNC के भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अब कुछ बुक्स में इसका डिमेरिट्स देता है, कुछ बुक्स में डिमेरिट्स नहीं देता है, मगर मैं चाहूंगा आपको डिमेरिट्स मालूम होने चाहिए। ओके, सो नाउ डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। फाइनली स्टार्टिंग विथ डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो, नंबर 1 इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, देखो these companies are huge, but why they are huge or how they are huge? Because they are, for example, there's a company which is coming to India, establishing its production unit. वो इंडिया के रॉ मटेरियल्स, इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है। ऑब्वियसली आप कहोगे सर पैसा भी तो देती है, बिल्कुल, मगर कोई बाहर की कंपनी आकर ये यूज कर ले और हम इंडियंस ना कर पा रहे हो तो ये तो लॉस हमारे लिए है ना। अगर कोई कंपनी बाहर से आके कुछ यहां कर सकती है तो इसका मतलब है कि हम लोग तो ये कर ही सकते थे, बट they are offered to exploit our resources in exchange of money, because ultimately it is exploitation, it's nothing else. इंडिया में ये प्रॉब्लम होगी और यही प्रॉब्लम बाहर के किसी देश के साथ भी होती है। आज वियना में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी, तो वियना में क्या हुआ है, म्यांमार में क्या हुआ, बाहर की कंपनी आई, अब उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, उनको सिर्फ पैसा के नाम पे ग्रोथ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बट ओवरऑल जो एक्सप्लॉयटेशन हो गया पूरा रिसोर्स का, जिसको वो पता नहीं किस किस तरीके से यूज कर सकते थे, वो नहीं हुआ। ओके, नंबर 2, इट्स प्रॉफिट रिपाट्रिएशन। कोई भी MNC दनट के कमाए आपके देश में, इंडिया आएगी, बाहर से आएगी, फ्रांस से, US से, जर्मनी से, चाइना से, लेकिन आपको देगी क्या रिटर्न में? सिर्फ टैक्सेस। आपको सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा, गवर्नमेंट हो तो टैक्सेस, और अगर नॉर्मल कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर को लिए प्रोडक्ट या सर्विस। उसके अलावा प्रॉफिट में 1 रुपया नहीं मिलेगा। देश को MNC की तरक्की से कोई बेनिफिट नहीं है। वो बेनिफिट सिर्फ इसीलिए है बिकॉज इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिटेड यू विल टेल अदर्स, अदर विल कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, नथिंग एल्स। अगर आप गवर्नमेंट हो तो सरकार को सिर्फ टैक्स मिलता है, देश को सिर्फ टैक्स मिलता है, बाकी पूरा का पूरा प्रॉफिट रिपाट्रिएट, या कह सकते हैं इसको स्वदेश, उनके अपने स्वदेश भेज दिया जाता है। अमेरिका की कंपनी है तो उनका पूरा प्रॉफिट अमेरिका चला जाएगा, वियना की कंपनी है वियना चली जाएगी, चाइना की है तो चाइना चली जाएगी। प्रॉफिट में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सर। ओके, थर्ड पॉइंट, it says threat to domestic industries. Obviously these big companies are obviously threat to the companies which are there in our domestic markets. एक एग्जांपल लेता हूं, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर आज आपको मैं कहूं ये ले भाई 100 रुपए और अब जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आइए, तो आप पूछिएगा सर कौन सा पिएंगे, आप पानी जैसा वाला पिएंगे, ट्रांसपेरेंट वाला पिएंगे या ब्लैक वाला पिएंगे? मैं कह दूंगा कि एक बॉटल ट्रांसपेरेंट वाला ले आना, एक बॉटल ब्लैक वाला ले आना, कोला वाला ले आना। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं सर?
क्या ऑप्शन है आपके पास? आपको गिनाता हूं ऑप्शंस। अगर इफ देयर इज अ लेमैन, अब हम लोग इंटरनेट के जमाने में 10 ब्रांड जानने लगे हैं। इफ देयर इज अ लेमैन, क्या ऑप्शन है उसके पास? कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, 7 अप। यही ऑरेंज में आ गए तो मिरिंडा, फैंटा। फ्रूटी वाले सेगमेंट में, मैंगो में आ गए तो माजा, फ्रूटी, स्लाइस भी है। ये क्यों हो रहा है? एक इतना बड़ा मार्केट और प्लेयर्स कितने कम। अभी के समय में एक नया कंपनी वो वापस से आई है, जो वापस से पुरानी कंपनी, वो कैंपा, डोमेस्टिक प्लेयर था ना, क्या हुआ? इज इट एबल टू कंपीट विद द कोका कोला कंपनी? नो, ऑब्वियसली नो, बिकॉज वो एक एमएनसी है जिसके हाथ में इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज है दैट नो वन इज एबल टू एक्चुअली टैकल। आपके शहर में आज डोमिनोज खुल जाए, आपके शहर में आज केएफसी खुल जाए, और कोई और कंपनी चाले इंडियन ब्रांड कि वहां पर, या इंडियन ब्रांड छोड़िए भैया, आपके सिटी का कोई एक बिजनेसमैन सोच ले, मैं केएफसी के बगल में एक और चिकन शॉप खोल लूं, एक फ्राइड चिकन बेचूं, डोमिनोज जिस शहर में हो वहां पे, पिज्जा हट जिस शहर में हो वहां पे कोई और सोच ले कि मैं इनसे कंपीट करूं। विल यू बी एबल टू कंपीट? द आंसर इज नो। आपके पास मार्केट बेस होगा, बट उसे मार्केट में बेस बनाना कैसे है उसे आता है। Domino's knows these things, that's why it is there in the market for such a long time. पिज्जा हट को मालूम है तभी वो मार्केट में इतने समय से, केएफसी को मालूम है तभी, क्योंकि आप उनको पैसे से तो हरा नहीं पाओगे भैया। पैसा तो उनके पास हम लोग से बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो these are the things because of which it also creates problem for the domestic brands as well. Okay, moving forward, we have job insecurity and we have cultural erosion एक साथ जैसा। जॉब इनसिक्योरिटी कैसे? बिकॉज दीज कंपनीज वर्क मेयरली एंड प्योरली फॉर प्रॉफिट्स। इनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। इफ यू आर एबल टू वर्क फॉर देम इन अ पॉजिटिव मैनर, दे विल बी कीपिंग योर हेड्स हाई ऑलवेज इन द कंपनी। मगर इफ यू आर नॉट यूजफुल फॉर देम, इफ यू आर प्रूविंग समवट निगेटिव, दे वोंट बी एबल टू एक्चुअली टॉलरेट। काम करोगे रखेंगे, काम नहीं करोगे आपको इनसिक्योरिटी होनी तय है, you will be made to leave the company. That's it. Then we have cultural erosion. Obviously, these big companies actually affect the areas where these companies establish their production units. जहां पर भी हो, they are going to affect the areas. For example, cultural erosion इसीलिए, for example, let's say कि किसी बाबा ने कभी खड़े होकर कह दिया कि मैं पेप्सी से या कोका कोला से अपने टॉयलेट्स को साफ करता हूं। Now, he would have said so because एक culture है that we as an Indians may have would have been not in the habit of actually consuming such beverages and all. बट अब कोका कोला आया तो भैया लत लगनी तो तय है, तो लत जब लगी तो कोका कोला हो गया। नाउ अब ऐसा हो गया कि हम सिर्फ कोका कोला पीते नहीं है, मतलब खुद नहीं पीते, लोगों को प्रेफर भी करते हैं, वो मत पियो, कोका कोला पियो, अच्छा है, इट्स अ सॉफ्ट ड्रिंक। नाउ एक फ्रॉम बीइंग अ कंट्री विच वाज नॉट यूज्ड टू एक्चुअली गो फॉर बेवरेजेस, नाउ वी आर अ कंट्री विथ एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ बेवरेजेस। कल्चर जिसे हम कह सकते हैं, इट्स अ स्लाइट एग्जांपल ऑफ कल्चरल इरोजन। वैसे ही किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं है, लोगों का दिमाग ही नहीं खुला, दे आर वेरी स्टबर्न विद देयर कल्चर, बट इंटरनेट के आने से क्या होगा? कल्चरल एक्सपेंशन होगा, लोगों का सोशल एक्सपेंशन होगा दिमाग का। लेकिन जब इंटरनेट आएगा तो आपका पुराना जो कल्चर है वो भी तो डिप्लीट होगा। ओके, सो इट ऑल्सो हैज कल्चरल इरोजन इंपैक्ट्स ऑन द इकोनॉमीज दैट दे वर्क इन। ओके, एमएनसी सामने वाले कंट्री पे ये सब इफेक्ट डालती है। देन वी हैव इकोनॉमिक डिपेंडेंस, environmental degradation and influence on the government. Now all these things are on a macro basis. तीनों इकोनॉमिक डिपेंडेंस कैसे? इन कंपनियों पे जाकर कहीं ना कहीं सरकार डिपेंडेंट होने लगती है, कहीं ना कहीं जाकर सरकार इन चीजों पर डिपेंडेंट होने लगती है। व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज जो टैक्सेस एमएनसीज पे करती हैं वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। टू सेट योर प्लांट और प्रोडक्शन in some other countries it requires a huge amount of money, and उस huge amount of money के वजह से एमएनसी की चीजें बातें सुननी पड़ती है सरकार को। इसलिए कहते हैं ना कि मोदी जी इतना ट्राई कर रहे हैं दैट बाहर से कंपनी आए, इंडिया में प्लांट लगाए। वाई? ताकि
आपको देखे देखे और लोग भी आए, प्लस हमें सब टैक्स देते रहे भाई, और क्या। हमें तो बतौर सरकार सिर्फ टैक्स मिलेगा, तो टैक्स तो मिलता रहे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब कोई कंपनी हमें टैक्स दे रही है, हमारे लोगों को रोजगार दे रही है, हमारे देश में अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रही है, तो हमें अल्टीमेटली सुनना पड़ेगा, हमारी सरकार को उनका सुनना पड़ेगा। एंड द इजी पॉइंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो तो है ही। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स जब लगेंगे, देयर विल बी अ लार्ज स्केल डिप्लीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। और वो कहाँ होगा? वो दूसरे देश में होगा, वो उस देश में होगा जहां पर प्रोडक्शन यूनिट बैठा है, ना कि आपके हेडक्वार्टर में, उस देश में जहां पर आपने खूबसूरती बना रखी और बाकी पूरे सारे देशों का धज्जियां उड़ा दिया। Okay, it's not good to say कि धज्जियां उड़ा दिया. These big companies also have certain departments to take care of the environment and all the legal constraints of the society. मगर प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट होंगी वो उस कंट्री में होगी जो उनके होस्ट होंगे, ना कि उनके होम कंट्री में। ओके, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ डीमेरिट्स ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आई होप आपको ग्लोबल एंटरप्राइजेस या एमएनसी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे पिछले लेक्चर्स फ्रॉम पीएसईज देखते रहिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स के बारे में। ओके, टिल देन कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।